इनकी तरफ चलते हैं और इनसे बात करते हैं। आपसे मिलने आए हैं हम और आपने मुझे डरा ही दिया। कैसे सोचा आपने कि मैं जो है वो गोल्डन किंग ऑफ लाहौर बन जाऊँ? हमारी जब जॉब जाती है लैंड रेवेन्यू से तब हमें मतलब समझ नहीं आती, आज पता लगता कल जॉब नहीं है। मैंने रेडी लगाई, लोगों ने इतना डिप्रेस किया कि जैसे पता नहीं खाने को कोई दे रहा है। मैं आदत से मजबूर हूँ कि मैं नहीं हराम रास्ते जा सकता। फिर मैं जाके ये यादगार के बाहर जब बना हूँ तो पुलिस वाले आ गए। डीजी वर्ल्ड सिटी कामरान लशारी साहब हैं, उनकी मेहरबानी से आज यहाँ पे खड़े हैं। घर वालों का क्या रिएक्शन था? अभी भी मैंने घर में किसी को नहीं पता, एक दो दोस्तों को पता है बस। वो अभी आइडेंटिटी किसी को नहीं पता, नेम फेस सिटी अभी तक किसी को नहीं पता। मैं आज आपकी मुलाकात एक ऐसे शख्स से करवाने जा रही हूँ जो बज़ाहिर तो गोल्डन मैन है, लेकिन जिनकी निजी ज़िंदगी के बारे में अभी तक कोई नहीं जानता। उनसे मुलाकात करेंगे, उनकी निजी ज़िंदगी के बारे में जानेंगे। जब हज़ारों लोगों की नौकरियां चली गई थी तो वहाँ पर एक ऐसा शख्स भी मौजूद था जिन्होंने एक मुनफरिद अंदाज़ अपना कर जो है वो लोगों को हैरान कर दिया। तो उनकी ज़िंदगी क्या है, आइए जानते हैं। तो जी नाज़रीन, चलते हैं गोल्डन किंग ऑफ लाहौर की तरफ, जो कि अपने मुनफरिद अंदाज़ की वजह से लोगों का दिल बहलाते हैं, बच्चों का दिल बहलाते हैं। किस तरह से बहलाते हैं इन्हीं से जान लेते हैं। तो इनकी तरफ चलते हैं और इनसे बात करते हैं। आपसे मिलने आए हैं हम और आपने मुझे डरा ही दिया। थैंक यू। कैसे हैं आप? बहुत खूबसूरत। वो तो आप हैं। अच्छा, बच्चों का और बड़ों का इतना दिल कैसे बहला लेते हैं? बस अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने इस काम के लिए मुझे चुना है कि लोगों को खुशी दे रहा हूँ। तो सबसे पहले बात करेंगे आपकी जर्नी से, स्टार्ट कैसे हुआ था, कैसे सोचा आपने कि मैं जो है वो गोल्डन किंग ऑफ लाहौर बन जाऊँ? हमारी जब जॉब जाती है लैंड रेवेन्यू से तब हमें मतलब समझ नहीं आती, आज पता लगता कल जॉब नहीं है। तो डीजी पेलरा पंजाब लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी राव असलम साहब को जाकर मिलते हैं। वो कहते हैं जी हमारे पास बजट नहीं है, इसलिए हमने पूरे पंजाब से बंदे फारिग किए वहाँ। अच्छा। तो रेडी शेडी भी लगाई, सारा कुछ इस तरह के काम किए छोटे मोटे। तो लोगों ने बातें की कि पढ़ लिख के ये काम कर रहे हो। तो मैंने कहा वो जब जो चीज़ें इंसान देखता है ना या सुनता है, जो करता है, वो फिर उसका दिल करता है। मैं शुरू से देख रहा था कि स्क्रॉलिंग कर रहा होता था वहाँ पे स्ट्रीट आर्ट को, वहाँ पे ये बड़ा आम है बाहर के ममालिक में। अच्छा। तो मुझे लगा कि ये वाला काम ना कुछ बेहतर है कि लोगों के लिए खुशी भी है, अपना डिप्रेशन का भी एक इलाज के तौर पे उसे मैंने देखा कि इंटरेक्शन में रहूँगा लोगों में तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो फिर मैं जाके ये यादगार के बाहर जब बना हूँ तो पुलिस वाले आ गए, इशू किया। उन्होंने कहा जी आप पे एफआईआर दे देंगे, आप क्यों खड़े हैं एनओसी के बगैर। अच्छा। तो मैंने एक एप्लीकेशन भी की है यहाँ पे उमर शेर चट्टा साहब को, डीसी थे। तो वहाँ पे खैर उनका भी खातर खा जवाब नहीं, लिबर्टी चला गया। लिबर्टी जाके इंटरव्यूज शुरू हुए। डीजी वर्ल्ड सिटी कामरान लशारी साहब हैं, उनकी मेहरबानी से आज यहाँ पे खड़े हैं। तो उन्होंने मुझे कहा, कहते बेटा आप यहाँ पे काम कर सकते हो, आप आ जाओ। वो आर्ट की वैसे भी कदर करते हैं। अच्छा, जब आपकी आपने जैसे बताया कि नौकरी चली गई, हज़ारों लोग जो हैं वो बेरोज़गार हो गए थे और कईयों ने तो खुदकुशियाँ भी करने की कोशिश की, और आप एक एग्जांपल हैं कि जो डिप्रेस्ड नहीं हुए। घर वालों का क्या रिएक्शन था? घर वालों ने किस तरह से फिर किया कि कबूल कैसे कर ली ये चीज़? पहली बात है, मैं 2009 में तकरीबन मैं एवरन्यू स्टूडियो में बाकायदा एक्शन डायरेक्टर का काम कर रहा था। थोड़ा सा किया मैंने उस वक्त, क्योंकि मैं नेशनल चैम्पियन भी रहा हूँ, फाइटर हूँ। तो वहाँ पे थोड़ा सा काम किया। तो घर में ना मैंने शौक में एक वीडियो अपनी पीछे खड़े होकर मैंने बना के दे दी। घर वालों ने मेरी बड़ी की। अच्छा। उस वक्त फिर मैंने सोचा, मैंने कहा यार ये काम मेरे ना ख़ानदान के ख़िलाफ़ है। तो अभी भी मैंने घर में किसी को नहीं पता, एक दो दोस्तों को पता बस। तब मैंने बात की, मैंने कहा यार ये काम है तो मैं ये कर रहा हूँ। यहाँ पे बाहर कलेक्शन बॉक्स में मैंने कलेक्शन बॉक्स रखा ना, तो 50-60 रुपए को डाल गया। मैंने कहा यार ये मुझे इतने पैसे डाल गया, तो मुझे बड़ा अजीब लगा कि इस तरह से मुझे अजीब लग रहा है। कहता नहीं ये आर्ट है, ये तेरे उन लाखों से बेहतर है जो एक दिन में तू लाखों कमा सकता है। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, आपने जब घर वालों ने भी मान ली चीज, मतलब पता ही नहीं है किसी को, अभी तक नहीं पता। वो अभी आइडेंटिटी किसी को नहीं पता, नेम फेस सिटी अभी तक किसी को नहीं पता। ऑफिस में पता है या यहाँ पे जो अमला उनको थोड़ा बहुत पता है, जो ऑफिशियल यहाँ पे हैं। इसकी क्या वजह है, क्यों छुपाई हुई आइडेंटिटी? ये आप देखें, यहाँ पे मैट्रिक कोई कर जाए, मैट्रिक के बाद अगर कोई रेडी लगा ले तो उसको इतनी बात होती है। मैंने रेडी लगाई, लोगों ने इतना डिप्रेस किया कि जैसे पता नहीं खाने को कोई दे रहा है।
मैं आदत से मजबूर हूँ कि मैं नहीं हराम रास्ते जा सकता। हालांकि वहाँ पे ऑफिस में रह के मैं एक दिन में लाखों वगैरह, हमारे स्वीपर ने करोड़ों के मकान बना लिए हमारे साथ रहते हुए। हमारे पास कुछ नहीं है आज, इन चीज़ों के अलावा कुछ नहीं है मेरे पास। तो अल्हम्दुलिल्लाह हलाल खाई है, आगे भी इंशाल्लाह यही आदत रहेगी। बिल्कुल। आपने मैट्रिक किया, उसके बाद बैचलर भी किया हुआ है। मैंने बैचलर किया है, एलएलबी पार्ट 1 करके मैंने छोड़ा है। फाइनेंशियली कुछ मसले आ गए थे, एलएलबी में करना चाह रहा था। अभी दोबारा से इंशाल्लाह स्टार्ट करूँगा। मुझे पता लगा था 24 ईयर का इन्होंने लिमिट कर दी है, लेकिन 24 प्लस हो चुका हूँ। तो एक वकील है नीचे, उन्होंने कहा है, कहते आप पता करना, मैं करवा दूंगा कुछ ना कुछ। वो देखते हैं अब क्या लॉ के मुताबिक 24 प्लस का हो सकता है या नहीं। उसमें इशू है, 5 ईयर का तो कोई इशू नहीं, वो गुजर ही जाएंगे। ठीक हो गया। अच्छा, एलएलबी करने के बाद क्या ये इसी को कंटिन्यू रखेंगे कि वकील बन जाएंगे? वकील बनूंगा और लोगों की हेल्प भी करूंगा, सारा कुछ करूंगा। क्योंकि मैंने केस लड़ा हुआ है अपनी वालदा की डेथ का, मेडिकल ऑफिसर के ख़िलाफ़ लड़ा था। अच्छा। तो तब मेरी जस्ट 18 ईयर्स ओल्ड था मैं, तो एज इतनी छोटी थी, अभी पता नहीं था, बाहर निकले नहीं थे कभी। तो लोगों के मतलब रिएक्शन का नहीं पता था। वहाँ पे जाके मैंने केस भी लड़ा अकेले ने, सारा कुछ किया। तो मुझे बस उस वक्त का कह ले ज़हन में बैठा हुआ कि एलएलबी करनी किसी तरीके। अभी आपने मेरे रूम में बुक्स देखी हैं, वो बुक्स अभी तक मेरा छोड़ने को दिल ही नहीं कर रहा, इतना मतलब एक तो आप अभी भी पढ़ते हैं? अभी भी कई बार खोलता हूँ, कोई एक्ट वगैरह देखना हो, मेजर एक्ट पढ़ी है, सारा कुछ पढ़ा है, तो कोई एक्ट देखना हो, कोई मसला मसाइल हो किसी का, देखता हूँ। अच्छा, ये करतब जो करते हैं आप, ये कहाँ से सीखे हैं या खुद ही से ही आ गई? ये वक्त और हालात बड़ा कुछ सिखा देते हैं इंसान को, तो वो कह ले वक्त और हालात ने सिखा दिया। अच्छा, आप मिसाल हैं उन लोगों के लिए जो मेहनत नहीं करते और जो है वो भीख मांगने लग जाते हैं। आप मेहनत करें, अपना कमा रहे हैं, खा रहे हैं, लेकिन इन सब में जो लोगों की तनकीदें हैं उनका भी निशाना बनते होंगे। किस किस तरह की मुश्किलात हैं जो वो पेश आएंगी? तनकीद से देखें, बड़े से बड़ा बंदा भी आप देख लें, तनकीद तो होगी। आप पॉजिटिव काम कर रहे होंगे, तनकीद होगी, लेकिन ये आपका ज़मीर है कि उसको कैसे आपको देखने का पॉजिटिव है नेगेटिव है, वो आपका ज़मीर बता देता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं पॉजिटिव काम कर रहा हूँ। तनकीद थोड़ी बहुत चलती है, हर काम में चलती है, कौन सा काम है जहाँ पे नहीं होती। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे मेरा ज़मीर मुतमईन है कि मैं हलाल खा रहा हूँ, किसी को तंग नहीं कर रहा या किसी का हक नहीं खा रहा। बजाय इसके कि डिपार्टमेंट में रह के मैं करोड़ों की चीज़ें जायदादें बना लेता, उसके मैं ऑफिसर था पूरी तहसील का, मेरे नीचे स्वीपर मैंने बताया कि करोड़ों के मकान लेके बैठे हैं, लेकिन मुझे नहीं इतनी लालच है। मुझे ये है कि यार 2-3 टाइम का खाना मिल जाए, बस यही बहुत है। बिल्कुल ऐसे ही है। और लोगों को जब आप इंटरटेन कर रहे होते हैं तो किस तरह के रिएक्शंस आते हैं? बड़ा अच्छा होता है। अभी आपने देखा है बच्चे वगैरह मिलके जा रहे हैं, कोई स्कूल वाले बच्चे आते हैं वो मिलके जा रहे हैं, सलाम लेते हैं, वो हाँ शेक हैंड करके बाद में बता रहे होते हैं मैंने गोल्डन मैन के साथ शेक हैंड किया है। तो नीचे भी यही सेम होता है, लोग बड़े खुश होते हैं, अच्छा लगता है। अभी सुबह कल रात को, बल्कि कल रात को नीचे आए हैं फूड स्ट्रीट में, पीटीवी के भट्ट साहब आए हैं कोई, तो वो मुझे मिलके गए हैं, सैफुल्ला भट्ट साहब। तो उनके बच्चे भी मिले हैं, बड़े अच्छे तरीके से कह रहे हैं आपका इंटरव्यू देखा तो आपसे मिलने हैं। मैंने कहा आपका थैंक यू। तो लोग मिलने आते हैं इंटरव्यू वगैरह देख के। अभी 83 ये इंटरव्यू हो जाने आप पला मिला कर। ठीक हो गया। अच्छा, नेक्स्ट आगे का क्या प्लान है, क्या सोचा हुआ है ज़िंदगी के बारे में? अभी तो एलएलबी करने का सोच रहा हूँ। उसके बाद ये है कि जो एक बुक है मेरी, तकरीबन 7वां साल है, अगर इस साल कंप्लीट हो जाए तो हो जाए, तो वो बुक मैं इंशाल्लाह शाया करवाना चाहूँगा। अच्छा, आप लिखते भी हैं? जी, मैं राइटर हूँ। मैं बाकायदा अभी फ़िल्म मेकिंग पढ़ के हटा हूँ। अभी मैं 98% पे पास हो गया हूँ। तो मैं तकरीबन 12 साल का था जब मैं स्टोरीज़ बच्चों की लिख रहा था। तो अभी कई चीज़ें लिखता हूँ, बड़े बड़े ड्रामाज में मेरी चीज़ें यूज़ हुई हैं और मैंने टकों पे बेची हैं, वो टकों पे, और वहाँ पे लाखों में बिकी हैं। बहुत सारे ऐसे डायलॉग हैं कि मैं आपको यहाँ पे बता नहीं सकता। वो लोग कहेंगे कि पता नहीं क्या चीज़ है, क्योंकि जब बड़ा आदमी बोलता है ना वही अल्फाज, उनकी कीमत होती है। जिसके पास पैसा नहीं वो बोलता तो उसकी कीमत कोई नहीं। बिल्कुल। अच्छा, हमें कुछ लाइंस बताएंगे, पढ़ के कुछ सुनाएंगे? लाइंस किस चीज़ की? कुछ भी, कुछ आपने जो लिखा हो, शायरी लिखी हो या शायरी नहीं, मैं स्टोरीज लिखता हूँ, शॉर्ट स्टोरीज लिखता हूँ, और हकीकत पे मबनी ज़्यादा होती हैं मेरी चीज़ें। किस किस्म की स्टोरीज होती हैं? स्टोरीज हकीकत पे, मतलब कि अभी एक मर्द ज़ात लिख रहा हूँ। सादत हसन मंटो साहब मेरे बड़े एक कह लें कि मेरे उस्ताद भी हैं, तो उनको मैं पढ़ता रहा हूँ, उनसे बड़ा सीखने को मिला है। तो वो सच को लिखते हैं अक्सर,
तो मैं भी इस तरह की चीज़ें, एक दो चीज़ें मर्दजात भी लिख रहा हूँ। एक और स्टोरी है, अभी उसको मैं रिवील नहीं कर रहा, उसकी बाकायदा एक बुक बनेगी अलहदा। अच्छा। तो वो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि वो पाकिस्तान में उस पे बाद में मूवी भी बनाने का प्लान है पूरा। तो वो इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा उसकी स्ट्रॉन्ग स्टोरी है और बायोग्राफी है किसी की। अच्छा, आप इतना कुछ कर लेती हैं, वो कहते हैं ना कि हर फन मौला, वो है तो कुछ किसी एक्ट में कभी काम भी किया है आपने? जी, शॉर्ट मूवीज़ हमारी जो कॉलेज की होती थी उनमें तो मैं काम करता रहा हूँ। अभी आपको अनकरीब पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा नाम है, उनके गाने में मैं आपको मिलूँगा। अच्छा। और बाकायदा मेन कैरेक्टर में मिलूँगा और मेरे चैनल पे भी वो अपलोड होगा। मेरी बात सारी हो चुकी है। वो जो गुलूकार हैं वो इंडिया से भी काम कर के आ चुके हैं। तो इंशाल्लाह आपको अच्छा काम मिलेगा वहाँ पे। ठीक हो गया। और कोई मैसेज देना चाहेंगे लोगों को, हमारी आवाम जो देख रही है? मैसेज ये है कि कोरोना में भी आपने देखा है, अदरवाइज़ अभी हसीब पाशा साहब भी नीचे मुझे फूड स्ट्रीट में मिले थे आके, वो भी यही अपने जो भी इंटरव्यू हैं, जो हसीब पाशा साहब का नाम बड़ा नाम है, जिनको हमून जादूगर भी कहा जाता है, वो भी यही रोना रोते हैं कि जी पाकिस्तान में जो है ना आर्ट की कदर नहीं है। हालांकि हमारे ही डायरेक्शन यहाँ पे वहीद मुराद साहब की डायरेक्शन बाकायदा इंडिया में पढ़ाई जा रही है और जो ये चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं, लेकिन घर की मुर्गी दाल बराबर है। यहाँ पे आर्ट की कदर हम तब करते हैं जब वहाँ से पड़ोसी मुल्क से हम होके आ जाएं। यहाँ के मतलब आर्ट की कदर नहीं है। अभी एक इतना बड़ा नाम है गुलूकार का पाकिस्तान का, मैं अभी नाम नहीं लेना चाह रहा, वो भारत से होके जब आए हैं तब इन्होंने उनकी कदर की है, नहीं तो उन्होंने 25 एल्बम यहाँ पे गा दिए थे, किसी ने उनकी कदर नहीं की। लिहाजा हमारे आर्टिस्ट की कदर की जाए। आपने कोरोना में देखा हो किसी मुल्क का आर्टिस्ट बैगिंग नहीं कर रहा था, मांग नहीं रहा था। हमारे मुल्क का आर्टिस्ट इतना तंग आ गया था बेचारा, वो मांगने पे आ गया। बिल्कुल। यहाँ पे आर्ट की बस कदर कीजिए। और मेरी हेल्प करनी है किसी ने, अभी तक मैंने किसी चैनल पे नहीं कहा कि मेरी हेल्प करें। लोगों ने कहा जी मॉर्निंग शोज में आए, आपको रमज़ान ट्रांसमिशन में लेते हैं, बड़े बड़े चैनल्स ने अप्रोच की, कहते हैं आपने रोना है, ये करना है। मैंने कहा नहीं, मेरे से ये काम नहीं होगा, जो सच है वो मैं सामने बता देता हूँ। बिल्कुल। तो रोने धोने वाला मतलब झूठ वगैरह वाला काम नहीं मेरे से होना। मेरी हेल्प अगर करनी है किसी ने, ये आपके चैनल के तवस्सुत से मैं पहली बार कह रहा हूँ कि मेरी हेल्प करनी है तो गोल्डन पाक बॉय के नाम से मेरा चैनल है, वो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बस मेरी यही है, पाक फॉर पाकिस्तान है, गोल्डन पाक बॉय। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। और वाकई ही पाकिस्तान में जो है वो टैलेंट की बिल्कुल भी कदर नहीं की जाती। और जिस तरह से हमने आपकी मुलाकात किंग ऑफ लाहौर से करवाई, जो गोल्डन मैन के नाम से भी जाने जाते हैं, जिनकी अपनी ज़िंदगी में जो है वो इतनी मुश्किलात थी, लेकिन उन मुश्किलात को उन्होंने सामने रखते हुए हिम्मत नहीं हारी और आज जो है वो इस मुकाम पर खड़े हुए हैं। इनका एक चैनल है गोल्डन पाक बॉय के नाम से, उसको सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और इनकी मदद कर दें। इसी के साथ अपनी मेज़बान फ़ाइका राना को दे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।